हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एटम्स, जो मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है एटम्स, उसमें रदरफोर्ड्स मॉडल, जिसपे एक क्वेश्चन ठीक है मस्ट है, आता ही आता है, यानी कि ये आपके 4 नंबर दिलवाएगा आपको। चलिए देखिए रदरफोर्ड साहब के मॉडल में से किस टाइप का सवाल आता है और हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और उससे कुछ कंक्लूजन निकाले उन्होंने। ठीक है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के नाम से ये फेमस हुआ। तो इन्होंने जो उसमें से रिजल्ट निकले, जो कंक्लूजन निकले, वो यहां पे लिखे हैं। सबसे पहली बात क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज अनऑक्यूपाइड। जब उन्होंने बम्बार्डमेंट किया तो जो गोल्ड का एक एटम था, ठीक है ना, उसमें से ऑलमोस्ट मोर देन 99.98% से ज्यादा अनडेविएटेड चले गए। अनडेविएटेड मतलब उनमें कोई डिफ्लेक्शन, यानी कि उनके रास्ते में कोई आया ही नहीं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है। पहला कंक्लूजन। दूसरा ये कि देयर मस्ट बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एटम, बट कुछ पार्टिकल 1 आउट ऑफ 1 लाख, इससे भी कम, 1 लाख में से एक पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली वहां से डेविएट हो गया 90 डिग्री पे, 120 पे, और बहुत कम, ठीक है ना, 10 लाख में से एक पार्टिकल समझ लो वो वापस आ गया, यानी कि वो इंपैक्ट करके वापस आ गया। इसका मतलब सामने कुछ आया है। और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल यूं जाके वापस आ गया, इसका मतलब रिपल्शन हुआ है। रिपल्शन हुआ है तो इसका मतलब सामने वाली चीज भी पॉजिटिव है। तो ये सेकंड कंक्लूजन यहां से निकल गया। थर्ड, द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सो मैसिव दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द इंपैक्ट। भाई जो ये छोटा सा पार्ट हमने डिटेक्ट किया कि भाई एटम के सेंटर में कोई बहुत हैवी पार्ट है, न्यूक्लियस, और वो पॉजिटिव है। वो हैवी क्यों है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट के बाद भी, उसके पुश के बाद भी वो हिलता नहीं है, अपनी जगह से वहीं का वहीं रहता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में वो बहुत हैवी है, इसलिए इसको मैसिव यानी कि हैवी पार्ट बोला गया। यानी कि एटम का मैक्सिमम मास सेंटर पे ही होता है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, अर्थ घूम रही है। नेक्स्ट क्या निकला कंक्लूजन कि अल्फा पार्टिकल जो है जब हम थ्रो करते हैं तो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल कूलाम्बिक फोर्सेस की वजह से, रिपल्शन की वजह से ऐसे चले जाते हैं, तो उनका पाथ जो है पैराबोलिक हो जाता है। तो अल्फा पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ कूलाम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड इट्स पाथ इज हाइपरबोलिक। उनका पाथ हाइपरबोलिक हो जाता है। तो बच्चों ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई जब हम किसी अल्फा पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो मान लीजिए ये आपका टारगेट न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, टारगेट, ये इसको टारगेट बोलते हैं। अब यहां से हम इस तरफ अल्फा पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जाता है रिपल्शन की वजह से एक जगह पे रुकता है और वहां से फिर वापस आ जाता है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, कहां से? सेंटर टू सेंटर, ये जो डी लिख रहे हैं हम, दिस डी इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां तक, यानी कि न्यूक्लियस के पास जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये कैसे निकलती है, इसके ऊपर बार बार सवाल आता रहता है। कैसे? कि भाई हम यहां से इस अल्फा पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी दे के भेजते हैं, ऐसे कुछ काइनेटिक एनर्जी दी हमने यहां पे, तो जैसे जैसे ये इसके नजदीक जाता रहता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपने तो चलते चलते क्या हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी कम होकर यहां पे खत्म हो जाती है और यहां पे वेलोसिटी 0 होती है और यहीं पे रिपल्शन की वजह से उसको वापस थ्रो कर देता है ये। ठीक, तो भाई इस जगह पे अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी E है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये पूरी की पूरी यहां तक आते आते कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, नहीं केवल R।
तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों बराबर हो जाती है। तो अगर मैं इसको E लिख दूं और इसको लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है? अल्फा पार्टिकल, तो उसका तो होता है 2E। Q2 क्या है? गोल्ड का न्यूक्लियस, तो उसमें होता है पॉजिटिव का Z टाइम्स ऑफ E और डिवाइडेड बाई इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी, तो डिवाइडेड बाई D। ठीक है ना? तो आप खुद देखो यहां से D की वैल्यू कितनी आ जाती है। D की वैल्यू आ जाती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। D को इधर ले जाओ, E को इधर ले जाओ, तो 2ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पे ये आ जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो ये जो E है, E आपका क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। बट ये वाला फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एनर्जी एम वी स्क्वायर की फॉर्म में ना देके मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी दे देते हैं, तो वहां पे ई की वैल्यू आपको जूल में डायरेक्ट पुट करनी पड़ती है, राइट? तो बेटा इस तरीके से निकलती है क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जा सकता है, ठीक है ना, वो पूछा जा सकता है इंपैक्ट पैरामीटर। तो अगर यहां पे आपका टारगेट न्यूक्लियस है और आप किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर रहे हो, तो वेलोसिटी वाली लाइन ये है। अब इसी के पैरेलल एक लाइन आप टारगेट के सेंटर से पास कर दो, ठीक? इन दोनों के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर एक्चुअल में क्या है? एक टाइप की डिस्टेंस होती है। ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है। कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किन लाइनों के बीच की? भाई एक तो ये लाइन है जो टारगेट से पास होती है, ऊपर से लाइन ऑफ वेलोसिटी, इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस इज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा उतना डेविएशन कम होगा, क्योंकि जितना दूर होगा उतना कम डेविएटेड जाएगा। बिल्कुल पास होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा, और पास होगा तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है बेटा? The perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus। न्यूक्लियस का सेंटर ये है, तो ये इस लाइन को सेंटर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, राइट? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो भाई मैंने एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसके ऊपर? क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर। तो वो यहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पे सॉल्व किया आपके लिए। देखिए क्या एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.2 है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.2 है। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। 7.7 मिलियन यानी कि इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू न्यूक्लियस ऑफ अ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट मोमेंटरली कम टू रेस्ट। ये उसके पास जाते जाते जब रेस्ट में आ जाता है, तो तब की डिस्टेंस बताइए कितनी है? तो भाई हमें तो फॉर्मूला पता है साफ साफ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन ये काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मुझे जूल में डालनी पड़ेगी, तो E की वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी 7.7 इंटू 10⁶ बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ हो गए, तो मिलियन हट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की मल्टीप्लाई की तो ये जूल में हो गया। तो हमारे पास इतने जूल एनर्जी आ गई काइनेटिक। अब बस क्या किया है हमने, D की वैल्यू यहां पे ये पुट कर दी। तो आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ इंटू 2ZE स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई E। तो D की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। तो D की वैल्यू आपकी जो आई है, यानी कि क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई है आपकी 3.03 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो अगर आप एक डेसिमल को इधर खिसका दोगे 30.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, तो आप इसको फर्मी मीटर बोल सकते हो। तो 30 फर्मी मीटर से पार्टिकल जाके रुक के वापस आ जाएगा। ठीक है ना, और आप सोचिए न्यूक्लियस ये है, 30 पे जाके वो वापस आ रहा है। न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली 6 फर्मी मीटर होता है, यानी कि न्यूक्लियस से काफी दूर से रुक के वापस आ जाएगा। वो 6 फर्मी मीटर के आसपास उसका साइज डायमीटर होता है, और वहां से 30 की डिस्टेंस पे। अब ये जो डिस्टेंस आती है ये आती है सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर से
अल्फा पार्टिकल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ये, राइट। तो इसमें लिखा गया कि अल्फा पार्टिकल रिवर्सेस इट्स मोशन विदाउट टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस। भाई दूर से ही वापस आ जाता है, गोल्ड न्यूक्लियस को टच ही नहीं कर पाता, इंपैक्ट ही नहीं कर पाता, ठीक। इनफैक्ट यहीं से वापस मुड़ जाना इंपैक्ट ही माना जाता है, राइट बच्चों। अब देखिए किस टाइप का सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। ये AIPMT 2010 में पूछा गया है। इसमें ये बोल रहे हैं कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी ½ mv², ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, बम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE चार्ज पे वो बम्बार्डमेंट किया जाता है। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, भाई D का फॉर्मूला लगाओ, कितना है 1/4πε0 2 ZE²/E। इस E की वैल्यू यहां से डाल दो, तो D = 1/4πε0 2 ZE²/½ mv²। तो अब आप ये देखो यहां पे जो D है, यहां से साफ साफ पता चल रहा है D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। देखो m नीचे आ रहा है ना यहां पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ये वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाता है। पूछ रहे हैं द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी 1/m के, ठीक। तो सी ऑप्शन यहां पे आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट वाला सवाल है और नीट 2024 में आया हुआ है। ये कहां आया हुआ है, ये आया हुआ है नीट 2024 में। इन्होंने बोला है स्टेटमेंट 1 में कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बात सही है, रदरफोर्ड साहब ने यही बोला था कि पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव, ठीक है भाई। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 में इन्होंने ये बोला है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ईच एलिमेंट आर स्टेबल। ये गलत हो गई, ये बात गलत होगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम्स ऐसे होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, ऑप्शन सी यहां पे सही बैठ जाता है। तो सी इज द आंसर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि व्हेन एन अल्फा, आया कब है ये, नीट 2016 में आया हुआ है। तो ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है नीट 2016 में आया हुआ है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge ZE, its distance of closest approach from the nucleus depends on m। m पे ये कैसे डिपेंड करती है, तो वही D = 1/4πε0 2 ZE²/½ mv²। तो आप देखिए यहां पे ये m है, तो D इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो यहां पे भी ये वाला D ऑप्शन आपका आंसर बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना है मुझे प्लीज मैसेज करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहा, मुझे बताइए, ठीक है ना। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।